अरे बोलिए ना हो। रोहित कुमार पासवान एक ही मैसेज को बार बार कट पेस्ट कॉपी कर रहे हैं गुरुजी टेस्ट में। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ। 20 से 25 से ज्यादा सही ही नहीं होता है। बहुत परेशान हूँ। परेशान नहीं होना है बाबू, लगे रहिए। और इसके बाद एक और था, सुधांशु जी, बिहार पुलिस में करंट का कितना क्वेश्चन आता है? हमको लगता है 4 गो 5 गो रहता है। 4 गो 5 गो के आसपास रहता है बाबू, 4 5। सर शादी में भी दिक्कत होगा है? यहाँ पर शादी का बात कहां से आ रहा है? स्वीटी कुमारी, सर बीपीएससी टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? हे भगवान, कहां हैं आप? बीपीएससी टेस्ट स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ है जी? कहीं पर ना है। 18 मई वहां पे है। 18 मई से बीपीएससी टेस्ट स्टार्ट हो गया है स्वीटी कुमारी। 18 मई से। तब तक 4 गो 5 गो 5 गो 5 गो ना, 4 गो 5 गो 5 गो, वही तो 5 गो टेस्ट हो गया है। 5 गो टेस्ट हुआ है, वही तो। एगो पीवाईक्यू, एगो एंशियंट, एगो मेडेवल और 2 गो मॉडर्न। 2 गो मॉडर्न, 5 गो टेस्ट बाबू हो गया है। रंजय बाबू, अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब रखिए। पटना के विद्यार्थी में सबसे बड़का दिक्कत यही है कि वो पढ़ाई लिखाई से कम मतलब रखेगा, देश दुनिया से ज्यादा मतलब रखेगा। ठीक है, तो देश दुनिया से बाबू मतलब मत रखिए, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखिए। रंजय कुमार 9415। रंजय कुमार एकदम पढ़िए लिखिए। चलिए आइए, बना लिया आप लोग? क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ तो नहीं है आज का क्वेश्चन। आइए बाबू, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल न है? कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुद्रो, कोटदीजी, सोहगोड़ा, देसलपुर। इस प्रश्न का उत्तर बाबू होगा सोहगोड़ा। सोहगोड़ा। सोहगोड़ा जो है ना बाबू, ये हड़प्पाई स्थल नहीं है। सोहगोड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। सोहगोड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। और यहां से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। सोहगोड़ा से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय अकाल पीड़ितों को, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल पड़ा था, अकाल पीड़ितों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सहयोग किया था, उसको लेकर जानकारी हमें सोहगोड़ा अभिलेख देता है। सोहगोड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। यहां से अभी एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है और इसकी पहचान मौर्यकालीन स्थल से है। इसकी पहचान मौर्यकालीन स्थल से है, तो यही नहीं है। बाद बाकी चनहुद्रो, कोटदीजी, देसलपुर, ये सब हड़प्पाई स्थल है। देसलपुर, देसलपुर गुजरात में है। गुजरात में है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा
हड़प्पाई स्थलों की खोज, आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थलों की खोज गुजरात से ही हुई है। सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल गुजरात में ही मिले हैं, गुजरात में है ये। कोटदीजी और चनहुद्रो, ये दोनों को अगर देखा जाए, दोनों पाकिस्तान में है और दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। जैसे भारत में पंजाब प्रांत है, राजस्थान प्रांत है, बिहार प्रांत है, झारखंड प्रांत है, वैसे ही बाबू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटदीजी और चनहुद्रो दोनों हैं, जिसमें कोटदीजी की खोज फजल अहमद खान ने किया है। कोटदीजी की खोज फजल अहमद खान ने किया है। और चनहुद्रो की खोज चनहुद्रो का उत्खनन अर्नेस्ट मैके के निर्देशन में हुआ था और इसके खोज करता है एमजी मजूमदार। तो प्रश्न का आंसर क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे की ओर बाबू। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? देखिए बाबू, क्षणिकवाद यानी कोई भी चीज है, उसका अस्तित्व है, कुछ देर के बाद वो खत्म हो गया। जैसे, अगर नहीं समझे तो समझिए, पढ़ने का मन किया, किताब पलटे, पहला स्टेटमेंटे नहीं समझ में आया, पढ़ने से मन उचट गया, फिर किताब कहां, अपना कहां। एगो तुम लोग पे एग्जाम्पल दे दिए, एगो हम अपना पे दे देते हैं। पढ़ाने का मन है, आ गए पढ़ाने, अब आ गया कोई प्लांटेड मतलब दूसरे के द्वारा भेजा गया, तो वो कमेंट करेगा नेगेटिव, मूड खराब करने के लिए ही आता है वो सब, ठीक है ना। अब मूड बमक गया, पढ़ाना छोड़ के चले गए। खैर हम पढ़ाना छोड़ के जाते ना, बक देते हैं जो मन में आता है, गाली फाली जो मन में आता है बक देते हैं। बाद में तुम लोग वीडियो वायरल कर देता है, मास्टर गाली देता है। मास्टर बहुत स्पष्टतावादी है, जो यहां है वो यहां है, इन्हें की मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा वाली बात ना है, समझ गए ना। तो क्षणभंगुर छिपकली के जैसा रंग बदलने वाला तुरंत है, और सॉरी गिरगिट के जैसा, सॉरी गिरगिट उसी एक ही चीज है, हमको तो अंतरों नहीं समझ में आता। वही गिरगिट या छिपकली जो कहना है कहिए, उसके जैसा रंग बदलने वाला, तुरंत है और नहीं है, क्षणभंगुर। मतलब इसका यह है कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। क्षणिकवाद का मतलब यह है कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। क्षणिकवाद का मतलब ये, और इसलिए चाहे सफलता हो या असफलता, निराशा हो या खुशी, बहुत पागलपंती नहीं करना है दोनों सिचुएशन में। क्योंकि अगर खुशी है वो भी खत्म हो जाएगा कुछ देर में, गम होना ही होना है। अगर गम है वो भी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर में, खुशी आना ही आना है। रात है तो दिन होवे करेगा, दिन है तो रात होवे करेगा। वही बात है क्षणिकवाद। अब इतना सारा एग्जाम्पल दिया, क्षणिकवाद समझ गए होंगे आप? नहीं समझे? समझ गए ना? तो महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो उन्होंने ही क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया है। उन्होंने ही
अनिश्वरवाद का सिद्धांत दिया है, मतलब ईश्वर की सत्ता को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ही शून्यतावाद का सिद्धांत दिया है, उन्होंने ही शून्यतावाद का सिद्धांत दिया है। महात्मा बुद्ध जानते हैं, उसको गहराई से पढ़ लीजिएगा और उनके जीवन के 1% बात को अपने जीवन में उतार लीजिएगा, महान हो जाइएगा। अरे उनका एक बात है, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसे पे चलिए ना, उसी में तो आप महान हो जाइएगा। लेकिन कितना लोग सत्य बोलता है। जा रहे हैं स्टेशन, कोई दोस्त स्टेशन से फोन कर रहा है, कितना देर में पहुंचेगा, है मछुआ टोली में, बोलते हैं गांधी मैदान में। जबकि बोल देंगे मछुआ टोली में तो क्या होगा, अरे ज्यादा से ज्यादा यार 2 गो सुनाएगा, इतना लेट से क्यों निकला, अभी वही है, फलना चिलना ढेकना जो होता है वही हो सकता है। तो लोग तो आजकल झूठ पे झूठ बोलता है, समझ गए ना। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत, शून्यतावाद का सिद्धांत, अनिश्वरवाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है। ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांत है, ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांत है। वही महात्मा बुद्ध जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक, अग्रहारी। अग्रहारी जानते हैं बाबू, समझिए। अग्रहारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक की अगर हम बात करें तो अग्रहारिक जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। अग्रहारिक कहा किसको जाता था, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए बाबू, भूमि ब्राह्मणों को जो अनुदान में दी जाती थी, जो दान में दी जाती थी, उसी प्रथा को अग्रहार कहा गया है। गौर फरमाइएगा, सुनिए। जैसे आपके यहां ब्राह्मण आता है पुजाने के लिए, पूजा देता है, कहता है दीजिए दान दक्षिणा। अब दीजिए, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी शक्ति है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। दान दक्षिणा भी ब्राह्मण सब भी शक्ति के अनुसार मांगता है। किसी से 500 लेता है, किसी से 5,000 लेता है, किसी से 2 कट्ठा जमीनों लिखा लेता है। तो खैर अब तो कोई 2 कट्ठा जमीन नहीं लिखेगा। फिर भी अभी भी गाय तक चलता है, गाय लेता है ब्राह्मण, अभी भी गाय लेता है ब्राह्मण। तो पहले क्या होता था, राजा ब्राह्मणों से यज्ञ करवाता था और राजा ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दे देता था। राजा जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि देता था, उस भूमि को ही अग्रहार कहा जाता था। राजा जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि देता था, उसी को अग्रहार कहा जाता था। और उस भूमि को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण अग्रहारी कहलाते थे। उस भूमि को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण अग्रहारी कहलाते थे। तो सवाल उठता है, भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत क्या मौर्य काल में हुई थी, हां या ना? नहीं। मौर्य काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। मौर्य काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। मौर्य काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल में सुंग, कर्ण, सातवाहन वंश के शासकों ने शासन किया। सातवाहन वंश के काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत हुई। और सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत हुई। और सातवाहन वंश के ही प्रथम महान शासक हुए थे सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश के ही प्रथम महान शासक हुए थे सातकर्णी प्रथम।
सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की अगर हम बात करें तो सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक हमें नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नानाघाट अभिलेख की रचना उसकी पत्नी नैनिका ने की है। नानाघाट अभिलेख ही पहला अभिलेख है जो हमें यह जानकारी देता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी, लेकिन अग्रहारिक पदाधिकारी सातवाहन कालीन नहीं है। आगे चलकर जैसे सुंग पहलव कुषाणों ने शासन किया, तो आगे चलकर हिंद यवन शक पहलव कुषाणों ने शासन किया। कुषाणों के बाद गुप्तों ने शासन किया। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में अग्रहारी नामक अधिकारी की चर्चा देखने को मिलती है। तो अग्रहारी का संबंध गुप्त काल से है, अग्रहारी का संबंध गुप्तोत्तर काल से है, अग्रहारी का संबंध गुप्त काल से है और अग्रहारी का संबंध गुप्तोत्तर काल से है। समझ गए ना? ये सब मौर्यकालीन है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मण को दिया जाता था कर रहित। कर रहित सेना अधिकारी को न, सिविल अधिकारी को न, दरबारी विद्वान को हाँ, ब्राह्मण को हाँ, लेकिन एक को चुनना है। ब्राह्मण के साथ चलिए ना। अब कहिएगा ब्राह्मणी के साथ क्यों चलिए? गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य को जब आप पढ़िएगा ना, तो गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने सबसे बेहतर दौर में था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। गुप्त काल में जाति देखकर सजा दिया जाता था। जो उच्च जाति के है उसको कम सजा, जो निम्न जाति के है उसको ज्यादा सजा। जबकि होना यह चाहिए था जो उच्च जाति का है उसको ज्यादा सजा, जो निम्न जाति का है उसको कम सजा। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी जाति के हो, जैसा अपराध किया है वैसा सजा, एक समान सजा। देखिए यही सब तो राजतंत्र की कमियां है। जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की यही सब तो कमियां हैं। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की इन सब कमियों की वजह से ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अच्छी नहीं मानी जाती है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अच्छी नहीं मानी जाती है। तो गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पर था, ब्राह्मणों का बोलबाला था। गुप्त शासक भी ब्राह्मण धर्म को ही मानता था, ब्राह्मण धर्म को गुप्त शासक संरक्षण दिया करता था। तो आपको क्या लगता है दूसरे को भूमि देगा, ब्राह्मणी को देगा? तो आंसर ब्राह्मण होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। कभी कभी तो मन करता है मध्यकालीन का क्वेश्चन ही नहीं दे, एग्जाम जैसे मध्यकालीन का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, पिछला तो 2 एग्जाम अभी नजदीक में हुआ है जो मध्यकालीन एकदम 0 बट्टे सन्नाटा कर दिया है। यूपीएससी और बिहार दरोगा एक्साइज 18 पोस्ट, दोनों का क्वेश्चन देखिए मध्यकालीन 0 बट्टे सन्नाटा। समझिएगा। लेकिन फिर भी जान लीजिए थोड़ा बहुत, क्या कीजिएगा, मैं भी पूछ दे, कोई भरोसा थोड़े है।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल 1296 से 1316। हे देवी महारानी सोइए मत आप, जो भी सो रही है हम उसी को बोल रहे हैं, समझे ना, सोने नहीं आए हैं आप। बताइए इस शाम के 8 बजे कौन सोता है? शाम के 8 बजे सोती है बताइए? और लड़कियां ज्यादा काहे सोती है जी? हर बैच में लड़कियां सब सोती है और रात को मोबाइल चलाएगी तो क्या होगा? रील देखेगी, रील रील बनाएगी। सुनिए, सोइए नहीं देवी महारानी, आप पूजनीय हैं, आप आराध्य हैं, सुर्पनखा मत बनिए। लड़की सब सोती है तो सुर्पनखा जैसी दिखती है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। अलाउद्दीन खिलजी शासक सुल्तान बनने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी 1297-98 से साम्राज्य विस्तार में लग गया। 1296 में गद्दी प्राप्त किया, 97-98 से साम्राज्य विस्तार में लग गया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी महाराष्ट्र में उस समय पड़ता था। देवगिरी को महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार माना जाता था। जब 1298 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया तो उस समय वहां के शासक थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, उससे समझौता किया और उसको उसका राज वापस लौटा दिया। लेकिन बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कहा कि आप हमको राजस्व पहुंचाइए, टैक्स पहुंचाइए। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी जब वारंगल का अभियान किया था, तेलंगाना में वारंगल पड़ता है, तो वारंगल के शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेव। और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का अभियान किया था तो वहां के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, हिजरा था ये। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिस वजह से इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। हिजरा था लेकिन बड़ी योग्य था, बहुत योग्य था। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत विश्वसनीय था। अलाउद्दीन खिलजी अगर किसी पे आंख बंद करके विश्वास करता था तो वो मलिक काफूर था। उसके पीछे रीजन था, मलिक काफूर बहुत योग्य था, बहुत योग्य सेनापति था। और उनकी योग्यता की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था और गुजरात अभियान के क्रम में इनको खरीदा गया था। लतबाते नासिरी ना, तब कहते नासिरी। फतवाए जहांदारी, इसकी रचना किया है जियाउद्दीन बर्नी। जानते हैं जो फतवाए जहांदारी है, यह पुस्तक 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या मध्य में लिखा गया था, आप कह सकते हैं 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना किया है चंदबरदाई। कौन किया है? चंदबरदाई, चंदबरदाई, चंदबरदाई। और बाबू सोना, इसकी रचना हुई है 11वीं सदी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध पूर्वार्ध क्या है समझाएंगे, परेशान नहीं होना है। किताबुल हिंद, इसकी रचना अल-बरूनी ने किया है और यह लिखा गया है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में।
और फिर तबकाते नासिरी है, इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है, मिनहाज उस सिराज ने किया है। इसकी रचना हुई है 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध में। अब सुनिए समझिए, जैसे 11वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी का मतलब है 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। 13वीं शताब्दी है, इसका मतलब है 1200 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी। 13वीं शताब्दी का मतलब है 1200 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी, और 11वीं शताब्दी का मतलब है अगर देखा जाए तो 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। समझ गए बाबू? पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब शुरू में, उत्तरार्ध मतलब बाद में। 11वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी। 11वीं सदी के पूर्वार्ध, इसका मतलब 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी। 11वीं सदी के उत्तरार्ध, इसका मतलब 1075 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। 1075 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। पूर्वार्ध मतलब प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, उत्तरार्ध मतलब बाद। समझे कुछ? सजाइए आंसर। बताइए। बी, डी, डी दिल्ली वाला। चलिए आगे बढ़ना जाए, बोलिए ना। हो बोलने में क्या होता है? मुंह में लड्डू है का? निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? देखिए, भारत में एक सूफी आंदोलन हुआ। सूफी आंदोलन के दौरान कई सारे संप्रदायों का उदय हुआ। चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, फिरदौसी। इन सभी संप्रदायों में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय के रूप में उभर कर सामने आया था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में किया था। और जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संतों में एक नाम आता है निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसमें जो अमीर हसन था ना, अमीर हसन को ही भारत का सादी कहा जाता था। अमीर हसन को ही भारत का सादी कहा जाता था। अमीर हसन। धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, एक मुगल बादशाह हुआ शाहजहां और एगो हुआ उसका बेटा औरंगजेब। शाहजहां जानते हैं, शाहजहां का शासन काल है 1628 से 1658 या 1628 से 1657 कह सकते हैं। 58 कहिए ना, ठीक रहेगा। 1628 से 1658 शाहजहां का शासन काल है। शाहजहां की बीबी थी मुमताज महल। शाहजहां मुमताज महल से बड़ी प्रेम करता था। और जब मुमताज महल का प्रसव पीड़ा के कारण निधन हो गया, तो उसके बाद शाहजहां जो है ना, बादशाह था
लेकिन बड़ी बीमार रहने लगा, चिंतित रहने लगा, कुपभवन में रहने लगा, अकेले जीवन व्यतीत करने में उन्हें मजा आने लगा। तो ये सब चिंता की वजह से बेचारा बीमार भी रहता था। 1657 में बीमार पड़ा वो। उसके दरबारियों ने ही खबर फैला दिया शाहजहां मर गया। सबसे ज्यादा खतरनाक आपके आसपास के लोग ही होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक आपके आसपास के लोग होते हैं। तो जरूरत है अपने आसपास के लोगों से बचने का। इसी कारण जानते हम अपने आसपास सटने ही नहीं देते हैं किसी को, समझ गए। ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी, लेकिन फिर भी बहुत बात चलता है, तो खैर कोई बात नहीं। तो शाहजहां के बारे में अफवाह फैल गया कि मर गया मर गया मर गया। शाहजहां का बेटा लड़ने लगा, हम बादशाह बनेंगे तो हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। लेकिन शाहजहां मरा नहीं था। शाहजहां एक ऐसे मुगल बादशाह हुए जिसके जीवित रहते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा था। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर जब कोई बादशाह मर जाता था तो गद्दी प्राप्त करने के लिए उसका बेटा सब लड़ता था, जो जीतता था वो गद्दी पर बैठता था मरने के बाद। लेकिन शाहजहां के जीवित रहते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा। शाहजहां के पुत्रों में मुख्य तौर पर उत्तराधिकारी का युद्ध, ऐसे तो शाहजहां का 4 बेटा था, चारों लड़ा, लेकिन मुख्य तौर पर उत्तराधिकारी का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। तो धर्मट का युद्ध शाहजहां के पुत्रों के बीच होने वाला उत्तराधिकारी का युद्ध था। यह युद्ध 1658 में लड़ा गया है और यह युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया है। इस युद्ध में दारा सिकोह की हार हुई है, औरंगजेब की जीत हुई है। इस युद्ध को जीतने के बाद ही औरंगजेब ने फतेहाबाद नामक शहर को बसाया था। फतेहाबाद नामक शहर को बसाया था। और यह युद्ध भले दारा सिकोह हार गया हो, लेकिन शाहजहां दारा सिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन जैसा आप सोचेंगे वैसा होता न है। शाहजहां लाख प्रयास किया लेकिन दारा सिकोह बादशाह नहीं बन पाया। बादशाह बना औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब योग्य था इसलिए बना। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू। मुगल बादशाह अकबर के समय अनुवाद विभाग का गठन हुआ था। जैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय अनुवाद विभाग का गठन हुआ था, वैसे ही मुगल बादशाह अकबर के समय अनुवाद विभाग का गठन हुआ था। और मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। इसी वजह से संस्कृत में लिखे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अकबर के समय होना प्रारंभ हुआ था। उसी क्रम में अकबर के समय अनुवाद विभाग का गठन भी हुआ था। तो अकबर जो है था तो मुसलमान, लेकिन हिंदू धर्म में भी उनकी आस्था थी, क्योंकि उसकी पत्नी राजपूत थी, हिंदू थी। तो उस वजह से हिंदू धर्म में भी उनको आस्था अपना दिखाना पड़ता था बेचारा को। हिंदू त्योहार सब अकबर मनाता था, हिंदू त्योहार अकबर मनाता था। तो जब हिंदू धर्म में आस्था रखता था तो रामायण महाभारत का भी सोचा फारसी में अनुवाद करवा देते हैं। तो रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के कहने पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था।
और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी कर रहे थे। फैजी को इस काम में मदद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। यानी रामायण महाभारत दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। बुला लेना जी। अरे वो बैग किसका है हीरो? ऊपर ऊपर में हॉस्टल का लड़का है, जा रहा है, आ रहा है, तो बैग का है वहां रखा है। बम उम नहीं ना है? चेक करो। बिहार पुलिस वाला है, बुला लो। आगे आइएगा बाबू। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? देखिए बाबू, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सही बोले हैं कि गलत बोले? आप लोग सच में सुर्पनखा सब है, और तू लोग हिडम्बा है। हिडम्बा राक्षसनी थी, भीम का विवाह हुआ था उससे। तुम लोग को बोले हैं, लड़का लोग को। सुनिए, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी भारत आई। पुर्तगालियों को भारत में व्यापार में बड़ी मुनाफा हुआ, और जब पुर्तगालियों को भारत में बड़ी मुनाफा हुआ तो यूरोप महादेश के अलग अलग देशों में अन्य कंपनी की स्थापना होने लगी। अन्य कंपनी की स्थापना होने लगी। तो ब्रिटेन में कई सारी कंपनी की स्थापना हुई, और ब्रिटेन ने उन कंपनियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार भी दिया। एबीसी, ये तीनों ब्रिटेन में स्थापित होने वाली कंपनी है। और डी, नीदरलैंड या हॉलैंड में स्थापित होने वाली कंपनी है। लिबेंट कंपनी की स्थापना 1592 में हुई है, और लिबेंट कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार 1593 में मिला है। 1593 में लिबेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला है। स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार मिला है, और द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इसको 1709 में अधिकार मिला है, और नेस्ट कंपनी इसको मिला है 1722 में। डच कंपनी है ये, समझे? बताइए क्या होगा आंसर? ए ना? सब स्पष्ट ना? चलिए आ जाइए बाबू लोग, हीरालाल सब। बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय लेंगे। मिठाई के बोला है लेकर के आने के लिए? बट गलत आदत है ये सब, एकदम गलत आदत है। आप लोग सीखिए, कोई भी सफल होकर के मिठाई नहीं लेकर के आएगा। मिठाई देखते हमको बड़ी गुस्सा चढ़ता है। मिठाई उठाने लेके आना है। खुश रहिए। आ जाइए, हो गया, सबको आशीर्वाद है। अरे माँ बाप गुरु जी को नहीं हो प्रणाम कीजिएगा, तैयो आशीर्वाद दे देगा। चलिए, जानते हैं कल हम 250 रुपया का पान खाए हैं। एगो पान 250 रुपया का। हाँ, एगो पान, लेकिन नहीं मजा आया। 10 रुपया वाला पान में जो मजा है ना, ना है 250 वाला में। ये जो पानी पूरी वाला है, जो माथो नोचता है, थोड़ा देर के बाद शरीरों नोचेगा, फिर डुबा करके पानी पूरी आपको खिलाएगा। उसमें जो मजा है ना, रेस्टोरेंट में ना है मजा।
तो सबको शुभकामना है, आशीर्वाद है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सफल होते रहिए, दंदनाते रहिए, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सरकार का पैसा लेकर खाते रहिए। अमीर को खूब लूटिए, गरीब को मत सताइए, समझे ना। अमीर को लूटिए ना, कोई दिक्कत ना है, अमीर को बहुत पैसा है। तो सब लोग को शुभकामना है, और क्या ही हम दे सकते हैं, हम तो अपने फकीर आदमी हैं। तो शुभकामना और आशीर्वाद के अलावा तो कुछ हम दे ही नहीं सकते हैं। कहाँ दिया है बाबू पोस्टिंग आपका? रोहतास। कहाँ की है आप? सहरसा की है? अरे बाप रे, सहरसा में कहाँ की है? सहरसा में कहाँ की है? प्रॉपर सहरसा में कहाँ की है? रिफ्यूजी कॉलोनी, अच्छा। आप बाबू कहाँ की हैं? ससुराल सहरसा है, अब मायके सुपौल। अच्छा, आपका बाबू घर जमुई। कहाँ दिया है पोस्टिंग? पटना। आपका पोस्टिंग रोहतास। आपका बाबू पोस्टिंग आ रहा, आपका पोस्टिंग है भोजपुर। आपका पोस्टिंग पटना। आपका पोस्टिंग पटना, आपका भोजपुर। चलिए, सबको शुभकामना है, आशीर्वाद है, दीजिए, जल्दी सम्मानित कर देते हैं। आगे हमको बहुते क्वेश्चन करवाना है, समझे ना। क्या मेरा हीरा लाल? और मिठाई और आप लोग मत लेकर के आया कीजिए, भट, गलत आदत है। टेलीग्राम पे मैसेज लिखिए, कोई भी मिठाई लेके नहीं आएगा, ठीक है। आ जाइए बाबू, दीजिए जल्दी, हीरा लाल जल्दी जल्दी दो। आपका पोस्टिंग कहाँ दिया है बाबू? रोहतास दिया है। और अभी पूछे थे, भूल जाते हैं हम, वो तुरंत भूल जाते हैं। आ जाइए बाबू, मिठाई बाबू खा लेंगे। रुकिए ना बाबू, बाबू माफ कीजिए ना, रुकिए 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 ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम आप जो बोलिएगा हम वो करेंगे, ठीक है। जानते हैं, मिठाई खाने के वजह से हम, मेरा पिछले कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, आपको पता है। मिठाई खाने की वजह से हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। डॉक्टर एकदम रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, 3 महीना चीनी मिठाई नहीं खाइएगा, ठीक है। इसी वजह से मिठाई पर हम गुस्सा रहे थे बाबू। अब हेल्थ से बढ़ के कुछ है, ठीक है। आपका इच्छा है थोड़ा सा तोड़ करके, उतना नहीं, उतना दीजिएगा तब नहीं खाएंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा, नहीं बाबू और थोड़ा सा कीजिए ना। देखिए हम आपका बात मान रहे हैं, बस हो गया, खा लिए ना, ठीक है। मिठाई उठाई लेकर मत आया कीजिए, बट खा लिए, समझ गए। आशीर्वाद है, एकदम आशीर्वाद है, पढ़िए लिखिए बाबू, एकदम बनिएगा। आप लोग ने बनिएगा तो क्या बनेगा बताइए, है? आना है दरोगा बन के आइए, तब तक हम स्वस्थ होकर के रहेंगे, खूब मिठाई खाएंगे आप लोग के हाथ से। आ जाइए बाबू, हो गया बाबू। अरे हो गया यार, क्या तू लोग यार, भाई जैसा है तू लोग, गला लगाने वाला है, क्या प्रणाम करते रहता है। अरे हमको ये सब में नहीं विश्वास है यार, हमको विश्वास है सिर्फ कर्म में, ठीक है बाबू सोना। चलिए ठीक, आ जाइए हीरा। ठीक है बाबू, जिनका हो गया है निकलते जाइए, आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। अरे आशीर्वाद है बाबू, हे भगवान, यही सब ना आप लोग गलत करते हैं। ए हीरा लाल दो। ईमानदार इस काम करेगा ना जी, है? बेईमानी और नहीं करेगा। है इधर इधर, कहीं खाता है जी, नहीं खाता है।
थोड़ा सा खिला दीजिए, ठीक है। कहाँ घर है आपका बाबू? थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, उतना बहुत है यार। थोड़ा सा, नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं ना है यार। हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो कल जो है आप। ठीक है बाबू। क्वेश्चन बैंक है जी दरोगा का यहाँ पर? है? होगा, लेते आइए। दरोगा क्वेश्चन बैंक तुम अभी तक नहीं खरीदिए। पहले वाला था, और पहले वाला है, लेटेस्ट चाहिए। हो गया, अब क्वेश्चन हमको करवाना है बाप। हो गया, हो गया, हो गया। दरोगा क्वेश्चन दे दीजिएगा ये सब। अरे बाप रे, तो अरे बाल ठीक न रहेगा। हो गया बाबू, ठीक। चलिए ठीक है बाबू, ठीक। हो गया बाबू, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बाहर में दे देगा। के खींच रहा है आपका फोटो? ये है, खींच रहा है, खींच दीजिए। भाई जी तू क्या करता है? ठीक है बाबू, बाहर जाइए, दे देगा। आइए। ये हटेगा कैसे है? हटाओ इसको, हटाओ। है, आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? जानते हैं, सुनिए। 19वीं सदी में भारतीय समाज में कई सारी कुप्रथाएं थी, और 19वीं सदी में भारतीय समाज में जो कई सारी कुप्रथाएं थी, उन प्रथाओं में एक बाल विवाह प्रथा भी थी। कम उम्र में जो विवाह हो जाता है उसी को बाल विवाह प्रथा कहा जाता है। बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने को लेकर सबसे पहले आवाज बुलंद किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने को लेकर पहला एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ, जिस एक्ट को हम लोग कहते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। इस एक्ट को पारित करवाने में ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। और इस मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। लेकिन ये एक्ट पारित केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही हुआ, लेकिन इस एक्ट का सबसे पहले उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने ही किया और अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है कुछ बिहार के राजा से कर दिया, और नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया। इसी वजह से ब्रह्म समाज में विभाजन भी हुआ, ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखिए, एक तो ब्रिटिश सरकार की मंशा कभी भी भारत को शिक्षित करने का नहीं था। ब्रिटिश सरकार की मंशा हमेशा यह रही थी कि हम
भारतीय वेशभूषा में एक ऐसे वर्ग को तैयार करे जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन उसकी मानसिकता अंग्रेजों वाली हो। और इस उद्देश्य से ही ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शिक्षित करना शुरू किया। और ब्रिटिश सरकार, जो भी ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता करता था, ब्रिटिश सरकार उसी को शिक्षा देता था। ब्रिटिश सरकार अपने चाटुकार को शिक्षा देता था, समझ गए, सबको शिक्षा नहीं देता था। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। आगे चलकर शिक्षा को लेकर के, भारत में शिक्षा के विकास को लेकर के अंग्रेजों द्वारा कई सारे आयोग गठित किए गए, लेकिन फिर भी जिस रूप में भारत में शिक्षा का विकास होना चाहिए था उस रूप में भारत में शिक्षा का विकास नहीं हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बाबू, क्योंकि जब अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर जा रहा था तो उस समय भारत में साक्षरता दर लगभग 18% था। 100 में से मात्र 18 लोग साक्षर था, और उसमें भी वास्तविक तौर पर साक्षर मुश्किल से 8-10% था। जैसे अभी ही साक्षर है 74%, लेकिन 74% ऐसा साक्षर है उसमें बहुतों को सिर्फ साइन करने होता है, उसके अलावा कुछ होने होता है। तो उस साक्षर होने का महत्व थोड़े हुआ जी। साक्षर होने का मतलब हुआ वेल स्किल्ड, अच्छा प्रशिक्षित, ताकि आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर बन करके अपना और अपना परिवार चला सके, समझे। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? मोतीलाल नेहरू, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, एमजी रानाडे के एक शिष्य हुआ करते थे, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य हुआ करते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के शिष्य हुआ करते थे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो बाबू आपको एमजी रानाडे के जो शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे बहुत स्पष्टतावादी थे, बहुत स्पष्टतावादी थे, क्लियर कट आदमी थे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, मुंह पे जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, पीछे में नहीं। और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का खुले तौर पर विरोध गोपाल कृष्ण गोखले करता था। जैसे वर्तमान में केंद्र में मोदी जी सत्ता में हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कैसे सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा वार करता है। विपक्ष के नेता का काम ही यही होता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, विशेष तौर पर सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना विपक्ष के नेता का काम होता है। गोपाल कृष्ण गोखले खुले तौर पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना किया करते थे। तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले खुले तौर पर जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना किया करते थे, इसी वजह से उन्हें विपक्ष के नेता का भी दर्जा दिया गया था। ब्रिटिश काल में उन्हें विपक्ष के नेता का भी दर्जा दिया गया था बाबू। तो अंग्रेज प्रयास क्या, कुछ लोभ देते हैं, उपाधि और देते हैं, मुंह बंद कर ले। लेकिन उपाधि दिया अंग्रेज, कहा ना हमको ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, न पद चाहिए न उपाधि चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ, हम चाहते हैं भारत के लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले, भारत के लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले, हमको उपाधि मत दीजिए, भारत के लोग को राजनीतिक अधिकार दे दीजिए।
गांधी जी उनके इस क्रियाकलाप से बड़ी प्रभावित हुए। गुरु का प्रभाव उनके शिष्य पर पड़ता है। गांधी जी भी देखिए पद लेने में विश्वास करते थे ना, एकदम नहीं पद लेने में विश्वास करते थे। अंग्रेज उपाधि भी दिया, लौटा दिया बाद में जाकर के। गोपाल कृष्ण गोखले ही ये कर सकते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? गंगा के तरह पवित्र है, ऐसा कहा करते थे ना। सब खा पी करके बैठ गए। बताओ बताओ, ए लड़का बताओ, बताओ खड़ा हो। बहुत चें चें करता है। गोपाल महात्मा गांधी ने किसे गंगा के तरह पवित्र कहा है? समुद्र के तरह गहरा, हिमालय के तरह अड़ी। देख रहा है कुर्सी, सीधे माथा पे पटक देंगे हम, फट जाएगा माथा। हल्ला कितना करता है क्लास में। हिमालय के तरह अड़ी फिरोज शाह मेहता को कहा है, समुद्र के तरह गहरा तिलक को, और गंगा के तरह पवित्र गोपाल कृष्ण गोखले को। बैठो। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था एमएन रॉय ने। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक वर्ष 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? देखिए पूना समझौता पूना के यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। इस पर दलितों की तरफ से हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, हिंदुओं के तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय ने किया, और गांधी जी के तरफ से हस्ताक्षर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, लेकिन गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे गांधी जी, हस्ताक्षर नहीं किए थे, अपना हस्ताक्षर नहीं किए। बहुत बहुत दूरदर्शी सोच के थे गांधी जी, कुछ सोच समझ करके नहीं किए थे। खैर आजादी मिलने के बाद तो बेचारा बहुत दिन जीविते नहीं रहे, नहीं तो भारत का संविधान ही कुछ और होता, भारत में शासन उसन भी थोड़ा अलग होता, समझे। खैर होता और है, दोनों में अंतर है। एम.के. गांधी नहीं किए थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? जानते हैं बाबू, समझिएगा समझिएगा बाबू आप, कि जब अंग्रेजों के हाथ भारत की सत्ता लगी थी ना, अंग्रेजों के हाथ भारत की सत्ता लगी थी 1757 में। उस समय भारत जानते हैं टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था। 1757 के भारत को आप देखिएगा, भारत टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था। लेकिन अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, तो अंग्रेज भारत को भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया ताकि शासन करने में आसानी हो। ये सही बात है। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगा तो अंग्रेज यह प्रयास किया कि जैसे विभाजित भारत हमको हाथ लगा था, हम उसको एकीकृत कर दिए ताकि हमें शासन में सुविधा हो। तो जब अंग्रेज जाने लगा ने सोचा कि एकीकृत भारत को विखंडित कर दे, एकीकृत भारत को विखंडित कर दे। इसी वजह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया, भारत में जो देसी रियासत है, देसी रियासत को यह अधिकार दिया जाता है कि देसी रियासत भारत में मिलना चाहता है भारत में मिले, पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिले, या
स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र रहना चाहता है तो स्वतंत्र रहे। लेकिन 1947 के अधिनियम में जो ये प्रावधान था, इस चाल को भारतीय समझ गए और भारतीयों ने समझते हुए सरदार पटेल को जिम्मेवारी दिया। कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी जी ने सरदार पटेल को जिम्मेवारी दिया, सब देशी रियासत को भारत में मिलाइए, भारत को विखंडित होने मत दीजिए। और भारत को एकीकृत बनाए रखने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, जिस वजह से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और यही रीजन है कि उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एक विद्वान हुए थे के.एम. पन्नीकर, एक इतिहासकार हुए के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर नामक इतिहासकार ने, के.एम. पन्नीकर नामक इतिहासकार ने यह कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण करना था। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें, विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक गद्दी पर रहे हैं। इस अवधि के दौरान विलियम बेंटिक ने अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1830 में कर्नल सिलीमेन के सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। और इन्हीं के समय 1833 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें दास प्रथा का अंत करने को लेकर प्रावधान किया गया था। खैर, दास प्रथा का अंत हुआ नहीं। दास प्रथा का अंत करने को लेकर प्रावधान इन्हीं के समय किया गया था, लेकिन दास प्रथा का अंत हुआ नहीं था। दास प्रथा का अंत आगे चलकर 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। अब कहिएगा 2 के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 2 के साथ ऑप्शन के कारण जाना पड़ेगा। अगर यहां पर ऑप्शन 1 और 4 होता, अगर ऑप्शन इसमें 1 और 4 होता, तब 1 और 4 के साथ आप जाते। कभी कभी जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ता है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और भले ठगी प्रथा का अंत नहीं हुआ हो, लेकिन अंत करने को लेकर प्रावधान तो उन्हीं के समय न हुआ, नहीं हुआ। दास प्रथा बोलना चाह रहे थे, समझ गए हैं ना? बोलिए ना। तुम लोग तो ऐसे करता है, सुबह 8 बजे से तुम ही पढ़ा रहा है, हम तो सुतल थे पलथी मार के। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया गया 1850 में। इससे उनका संबंध नहीं रहा है। भसक गए हम भी। 1, 2 और 4, ठीक है ना आंसर? सूची 1, सूची 2, ये सब क्या है जानते हैं? वाद्य यंत्र है। तबला है ना, बांसुरी है ना, वैसे ही सब वाद्य यंत्र है। कौन वाद्य यंत्र कौन बजाता था? कभी मिला है? कोई एग्जाम का पूछा हुआ है? अब एग्जाम याद ना है, लेकिन पूछा हुआ है, ठीक है ना? किसी पीसीएस का पूछा हुआ है। तो भपंग जहूर खां बजाता था, नर करना भील बजाता था, अलगोजा रामनाथ चौधरी बजाता था, खड़ताल सदीक खां बजाता था। 2, 3, 4, 1।
आगे आइएगा बाबू। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है, मतलब पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? मतलब जीवित हैं, कर्ज ले ले करके अपना जो करना है कीजिए, मर जाइएगा तो कौन देखने गया। तो मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से किसने पुनर्जन्म का विरोध किया है, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म पुनर्जन्म का समर्थन करता है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म का समर्थन करता है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म का समर्थन करता है। तो लेकिन आपको एक चार्वाक संप्रदाय है, जिस चार्वाक संप्रदाय की स्थापना चार्वाक ने किया है, उस चार्वाक संप्रदाय में पुनर्जन्म निषेध है। यानी चार्वाक संप्रदाय का मानना है कि पुनर्जन्म होबे नहीं करता है। जीवित है, मस्त रहो, मस्त रहने के लिए ऋण लेना पड़े ले लो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि क्या पता तुम आएगा कि नहीं आएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कौन होगा? देखिए, पृथ्वी है, बीच से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी चमकती है, और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी चमकती है, इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटा होता है। यह जो 21 जून का तिथि है, यह जून का दूसरा पखवाड़ा माना जाता है। एक पखवाड़ा 15 दिन, 1 से 15, 1 जून से 15 जून पहला पखवाड़ा, 16 से 30 जून या 31 जून जो भी हो दूसरा पखवाड़ा। समझ गए ना? तो 21 जून पहला पखवाड़ा में आएगा कि दूसरा में? दूसरा। आंसर हो जाएगा बी। जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत चमकती है। 22 दिसंबर का जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। समझे? इसके बाद की जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत चमकती है, जिस वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है, एक समान होती है। जैसे दिन और रात बड़ा होना छोटा होना, इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए, दिन रात मिला करके तो 24 घंटा का होता है। जैसे मान लिया जाए दिन हो गया 12 घंटा 25 मिनट का, तो रात ऑटोमेटिक 12 घंटा से कम होगा, रात हो जाएगा 11 घंटा 35 मिनट, 11 घंटा 35 मिनट का हो जाएगा। तो यही जो कुछ मिनट फर्क होता है दिन और रात में, देखते ना है सूर्योदय सूर्यास्त, उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा दिन कितने घंटे का है, रात कितने घंटे का है। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। समझे बात को? हम क्या बोले, समझे हैं? नहीं समझे हैं तो हम क्या करें? बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि अरब सागर में वाष्पीकरण की दर उच्च होती है तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित होता है। यानी अरब सागर में लवणता ज्यादा होता है, यानी अब अरब सागर का पानी जो है ना ज्यादा लवणीय है।
बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर का पानी ज्यादा लवणीय है, ज्यादा खारा है। उसके पीछे रीजन यही है कि अरब सागर में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, समझे। घास के मैदान और देश, स्टेपीज, मध्य एशिया और यूरोप भी। यूरोप के अंतर्गत रूस, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका और कनाडा, वेल्ड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। देखिए वर्तमान में लेटेस्ट डाटा यह कहता है टाइटेनियम का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। लेटेस्ट डाटा यह कहता है, लेटेस्ट डाटा चीन। कुछों ने आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतता शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एकदम करेंट डाटा की बात कीजिएगा तो करेंट डाटा के अनुसार 57% लोग शहर में निवास करता है। बचा हुआ 100 में से 57 घटाइए, 43% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे 57 के आसपास का कोई डाटा नहीं नजर आ रहा है, तो आ रहा है तो उसके साथ जाइए ना 55%। 55%। जैसे भारत में लोग कितना प्रतिशत शहर में रहता है, लगभग 30%, और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70%। लगभग शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, लगभग। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संगत है। देखिए बाबू, लिवेंट इतालवी भाषा में, इटली के भाषा है इतालवी, इटली का भाषा है इतालवी। जैसे भारत का भाषा है हिंदी, वैसे इटली का भाषा है इतालवी। इतालवी भाषा में वैसा क्षेत्र जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, वैसा क्षेत्र जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है उसी को लिवेंट कहा जाता है, उसी को लिवेंट कहा जाता है इतालवी भाषा में। अब बाबू आपको ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। सूर्योदय, सूर्योदय पूरब में होता है। तो अब भूमध्य सागर के संदर्भ में देखा जाए तो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में ही सूर्योदय होगा। भूमध्य सागर का जो पूर्वी तट है, यहां पर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे क्षेत्र है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर जो सूर्योदय सबसे पहले होता है, उसी के लिए लिवेंट शब्द आया है, लिवेंट शब्द आया है। पूर्वी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र को लेकर लिवेंट शब्द आया है। एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है। कौन शहर कौन नदी के तट पर बसा हुआ? खार्तूम। मिस्र की राजधानी कहां है? खार्तूम है, हैं? सूडान की राजधानी, सूडान की राजधानी खार्तूम। मिस्र की राजधानी काहिरा है। कुछ को बोलते हैं तो हाँ, अरे नहीं आता है तो मुंह बंद रखो यार। खार्तूम, खार्तूम नामक शहर नील नदी पर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। फिर आपको जो है
ब्राजाबिले, ब्राजाबिले, रॉटरडम, पेरिस। पेरिस सीन नदी पर न है? बोलिए, पेरिस कहां गया जी? सीन। रॉटरडम, राइन, ब्राजाबिले, जेरे। 2143 आया? हाँ आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार यहां है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच का डिस्टेंस है 1192 किलोमीटर। बात बाकी जो ऑप्शन में है सबका डिस्टेंस लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो आंसर हो जाएगा सुमात्रा। ये जो सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, ये सब इंडोनेशिया का द्वीप है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भारत में सबसे ज्यादा कौन वन पाया जाता है। देखिए एक बात आप समझिए, भारत में वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में होता है। कहीं पर वर्षा अधिक होता है, कहीं पर वर्षा कम होता है। वर्षा के आधार पर भारत में जो वर्षा होता है उस वर्षा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले वनस्पति को 7 भागों में बांटा गया है। और भारत में पाए जाने वाले वनस्पति को जो 7 भागों में बांटा गया है उसमें ध्यान से सुनिए। भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। दूसरा, भारत का वैसा भूभाग जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो वहां अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तीसरा, भारत का वैसा भूभाग जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। तीसरा, चौथा, तीसरा हो गया। चौथा, भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो वहां शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। फिर अगला, भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वहां पर शुष्क कटीली वनस्पति पाई जाती है। फिर अगला, भारत का वैसा भूभाग जहां 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो वहां सवाना वनस्पति पाई जाती है। अगला, भारत का वैसा भूभाग जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वहां मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। इसी वजह से भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति वहां पाई जाती है जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो। जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो वहां पाई जाने वाली वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहलाती है। और भारत में वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास होता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं शीशम, साल, सागवान, सखुआ, महुआ, टीक इत्यादि। समझ गए? आंसर होगा प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ है 24D।
हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर को मुख्य तौर पर जल की प्राप्ति होती है, निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलज दोनों के संगम पर हरिके बैराज है, और उस हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित राजस्थान होता है, जिस वजह से इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। और जो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी नहर है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है? तमिलनाडु के कलपक्कम में नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यह भारत सरकार के द्वारा संसदीय अधिनियम पारित करके वर्ष 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका काम है पर्यावरणीय समस्या से भारत के लोगों को मुक्ति दिलाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है? लाइकेन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में, और यह संगठन स्थापित हुआ है 1972 में। द हेग में किसका संगठन है? किस संगठन का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। उन्नीस 1909 का अधिनियम संबंधित है। देखिए, 1909 के भारत शासन अधिनियम का जहां तक सवाल है, आप सब लोग जानते हैं यह अधिनियम 1909 में पारित हुआ था, जिसे मार्लिमेंटो एक्ट भी कहते हैं। इस अधिनियम की यूं तो कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, वहीं से पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया है। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? तो वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें अलग अलग संप्रदाय या धर्म के लिए चुनाव अलग अलग होने थे, उसी को पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जब चुनाव होता था, तो जिस संप्रदाय के लिए चुनाव होता था या जिस धर्म के लिए चुनाव होता था, उसी धर्म का उम्मीदवार होता था और उसी धर्म का मतदाता होता था। अगर चुनाव मुसलमान के लिए हो रहा है तो उम्मीदवार मुसलमान होगा, मतदाता मुसलमान होगा। अगर चुनाव सिख के लिए हो रहा है तो उम्मीदवार सिख होगा, मतदाता सिख होगा। अगर चुनाव ईसाई के लिए हो रहा है तो उम्मीदवार ईसाई होगा और मतदाता भी ईसाई होगा। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई,
इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत महिला, दलित, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। महिला, दलित, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। देखिए, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है या एकात्मक शासन प्रणाली है या अर्ध संघीय शासन प्रणाली है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कोई कहता है अर्ध संघीय है, कोई कहता है सहकारी संघवाद है। एक विद्वान है केसी वियर। केसी वियर नामक विद्वान ने यह कहा है कि भारत अर्ध संघीय राज्य है, भारत में अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है। फिर एक विद्वान हुए जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, उसने कहा भारत में सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद मतलब केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा हो गया है, दोनों आपस में एक दूसरे को मदद करता है, दोनों आपस में समन्वय बैठा करके देश में शासन चलाने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में समन्वय और सामंजस्य बैठा करके देश में शासन चलाने का काम करता है। तो जी ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। आंसर ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240 का एक का क कहता है राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर कानून बनाएगा, हाँ। ख कहता है लक्षद्वीप को लेकर बनाएगा, हाँ। ग कहता है दमन और द्वीप, हाँ। घ पुडुचेरी, न। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जहां तक सवाल है, यहां पर विधानसभा है, वहां की विधानसभा पुडुचेरी के लिए कानून बनाती है। दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा दिल्ली के लिए कानून बनाती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, वहां की विधानसभा उसके लिए कानून बनाती है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप से मान्य ठहराई गई है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। जग गया। हमको तो लगा कि जाने देगा, हम भी जाने देते। मौलिक अधिकार में बताते अनुच्छेद 40 अभी थोड़ा देर में। तो मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। अब उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। देश के किसी भी भाग में निवास और बस जाने अनुच्छेद 19 देता। संगम और संघ बनाने अनुच्छेद 19 देता है। 19 के सी में है संगम संघ बनाने। 19 के ए बी सी डी ई एफ जी। 19 के जी में है उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। और 19 के बी में डी में है देश के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता 19 के
1 के ए में है। लेकिन क्या मूल संविधान में, देखिए ये सब बात ABCD मूल संविधान में था, लेकिन डी प्रेस की स्वतंत्रता मूल संविधान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद 1985 में जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारतीय संघ को लेकर निर्णय जो 1985 में दिया, उस निर्णय में प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के 1 के क में जोड़ा। ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। आंसर यही होगा डी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति शासन का जहां तक सवाल है, 2 अनुच्छेद के तहत लगते हैं, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करता है। और राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। उससे अधिक समय तक लगाने के लिए संविधान में संशोधन करना होता है। 3 वर्ष। 41 कथन है, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। आए? अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 को पढ़िए। अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। यह बात अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 कहता है। तो 53 के क्लाउज 2 के अकॉर्डिंग सही है ये। कारण आर, प्रधान सेनापति के हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। नहीं, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र न है, गलत है। ये सही है किंतु आर गलत। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1। आंसर त्रिपुरा। देखिए लोकसभा में जो सीट निर्धारित होता है उस राज्य के जनसंख्या के अनुपात में होता है, समझ गए ना। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, बिहार से पहले बंगाल 42, बिहार 40, समझे ना। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान आवंटन किसको किया गया? महाराष्ट्र को। कितना? 48, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42। इसमें भी जानते हैं ऑप्शन के साथ जाना होगा। तारांकित प्रश्न सुनिए हीरालाल सब। सामान्य तौर पर प्रश्न 3 प्रकार का होता है: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, वो तारांकित प्रश्न कहलाता है। और तारांकित प्रश्न पर जब जवाब मौखिक देता है मंत्री, कोई संसद जो है किसी मंत्री से प्रश्न पूछा और वह चाहता है कि जवाब मौखिक दे, तो जवाब मौखिक जब मंत्री देता है तो जिस संसद सदस्य ने सवाल पूछा वो तुरंत उठ करके पूरक प्रश्न पूछ सकता है। तो तारांकित प्रश्न में जवाब मौखिक देना होता है और उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में जवाब लिखित देना होता है और उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है, 4 गलत है।
इतना में ही आंसर क्लियर। 1 और 3। ऑप्शन ए ने वैसा है कि आगे डिस्कस करें। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे केंद्र में होता है ना उच्च सदन, निम्न सदन। केंद्र में उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। वैसे ही राज्य में उच्च सदन होता है विधान परिषद, उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। विधानसभा तो उच्च सदन पूछ रहा है विधान परिषद, विधान पालिका परिषद या विधान परिषद एक ही बात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। न गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1 नवंबर 1985 को स्थापित हुआ है। इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1984 से 89। 1984 से 89 के बीच में ही 1985 है, समझे बाबू। तो राजीव गांधी, जबकि लाल बहादुर शास्त्री तो 1964 से 66 तक ही प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये क्या है, गलत या सही? गलत। कैट के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, जाने जाते हैं। हाँ, केवल 2 सही है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? अनुच्छेद 245 और 246। 245 कहता है, 245 और 246 वही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सबको लेकर प्रावधान करता है। कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन पुलिस सेवा आईपीएस है, ना है आईएएस है ना? आंसर सी। अखिल भारतीय सेवा समझते हैं? वैसी सेवा जिसके अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, उस पर अंतिम रूप से नियंत्रण भी केंद्र सरकार का रहता है, लेकिन उस सेवा के अंतर्गत जो नियुक्त होते हैं वो केंद्र के साथ साथ राज्य के अधीन भी सेवा देता है। आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी सेवा देता है। ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। हाँ, देखिए कैसे। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, हाँ या ना? बोलिए, होता है ना? राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए भाग लेता है? बोलिए, हाँ। एमपी लोकसभा के सदस्य, एमएलए विधानसभा के सदस्य। तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा में एससी एसटी को सीट आरक्षित है? बताइए। विधानसभा में एससी एसटी को सीट आरक्षित है? चिराग पासवान लोकसभा में अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, सुनिए। क्या बताने लगे थे, रुकिए 1 मिनट। सुनिए, अरे सुनिए ना। ठीक है, जा रहे थे।
सबसे पहली बात आप समझिए, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का क्या मतलब? जिसकी संख्या भारत में हिंदू के अलावा सबका संख्या कम है? मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबका संख्या कम है। और अल्पसंख्यकों के लिए संविधान विशेष अधिकार करता है कि नहीं करता है? एकदम करता है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एमपी एमएलए बनकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? और जब वो भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, तो कहीं ना कहीं यह चुनाव प्रणाली अल्पसंख्यकों को भागीदारी सुनिश्चित करवाने में मदद करता है। सही है। कारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। हाँ, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास में। मोबाइल किसका है? मिठाई ले चलो तो जी। हम लोग बहुत खाया है, स्टाफ भी बहुत खाया है। मेरे गाड़ी में दे देना, तो हम ले जाएंगे, मेरा गार्ड सब खाएगा। पकड़ो, जाओ गाड़ी में दो। आज थोड़ी तो मोबाइलो मीठा मीठा हो गया, किसी को नहीं मिलेगा। 4 गो डिब्बा हम दिए हैं, 4 गो से को कम रहा ना। मिठाई का रस गिर गया।